गुड इवनिंग। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक नया टॉपिक के बारे में जिसका नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मतलब NEP, जिसको हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब कहने की बात यह है कि आज जो था, मतलब 29 जुलाई को ये नई शिक्षा नीति जो है वो लागू कर दी गई है 2020 के अंदर। ठीक है, 2020 के अंदर इसको लागू कर दिया गया है, ऐसे कह रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं भाई आगे क्या होता है। देखो, मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, देखो लागू नहीं किया गया। आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, इसको लागू नहीं किया गया है। ठीक है, लागू नहीं किया गया है। ठीक है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल और IB मंत्री प्रकाश जावड़ेकर शाम 4 बजे मीडिया को जानकारी दी थी। कब दी थी? 29 जुलाई 2020 को इसकी जानकारी दी थी। ठीक है, आप लोगों को दो चार चीज़ें और बता देता हूँ कि भाई इसको लागू नहीं किया गया है। अभी केवल जो होता है वो एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। क्या तैयार किया गया है? एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है, और वो ड्राफ्ट को मीडिया के सामने रखा गया है कि भाई हाँ, इसको मंजूरी दी गई है। मतलब इसको हमारे जो कार्यकारी जो कैबिनेट मंत्रालय है उसने इसको मंजूरी दे दी है। जानते हैं आगे की बातें। देखो, प्रबंधन जो मंत्रालय है, प्रबंधन मंत्रालय मतलब कौन सा होगा? हमारा MHRD मंत्रालय जो होगा, जो शिक्षा से रिलेटेड है ना। अब प्रबंधन मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। ठीक है, MHRD को अब हम लोग एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जानेंगे। जो पहले भी मिनिस्ट्री थी वो एजुकेशन मिनिस्ट्री थी, बीच में इसका नाम बदलकर MHRD रख दिया गया था। अच्छा, MHRD कब रखा गया था? 1985 के अंतर्गत रखा गया था। कब रखा गया था? 1985, क्योंकि 1985 वाला जो साल रहा था वो MHRD का स्थापना दिवस था। ठीक है, अब इसका नाम वापस से बदलकर क्या रखा गया है? एजुकेशन मिनिस्टर। देखिए, ऐसी बातें आप लोगों को बता रहा हूँ जो आपको कहीं न्यूज़पेपर में और इनमें पढ़ने को नहीं मिलेगी। ठीक है, ये सारी एजुकेशन बेस्ड हैं, ये सारी किताबों के अंदर लिखी हुई है, जिसको मैंने छाट कर आप लोगों के लिए एक अलग मतलब PPT तैयार करा है। तो ये MHRD जो थी वो 1985 के अंदर इस्टेब्लिश करी गई थी। मैं आप लोगों को इसकी डिटेल लास्ट वाली PPT में बताऊंगा, उससे पहले आप लोगों को यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। देखो, 26 सितंबर की बात थी। 26 सितंबर को हमने लगभग 1985 के अंतर्गत क्या करा था, ये पढ़ा है कि MHRD की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आप लोग डेट ध्यान रखें, 26 सितंबर 1985 के अंदर MHRD की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब वापस से इसकी स्थापना, जो इससे पहले इसका जो नाम चलता था 1957 के बाद में जो सरकार डेवलप हुई थी, उसके बाद में जो इसका नाम चल रहा था वो शिक्षा मंत्रालय ही चल रहा था। वापस इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही रखा गया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं भाई आगे क्या चीज़ है। देखिए, अब नई शिक्षा नीति के अनुसार अब HRD मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा। ठीक है, यह नई शिक्षा नीति देश में स्कूल और उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करेगी। कैसे करेगी, आगे वाले में देखते हैं। देखो, अब इसमें देखते हैं तो हमें पता लगता है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार HRD मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय के नाम से कहा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना, इस नई शिक्षा नीति के अनुसार ये बताया गया है। यह शिक्षा नीति देश में स्कूल और उच्च शिक्षा का परिवर्तन कारी जो मार्ग सुधार प्रशस्त करेगी। ठीक है, नई नीति का उद्देश्य क्या होगा? 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है। अब आप लोगों को ये लाइन समझ में नहीं आई होगी, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। देखना क्या बताया गया है कि उच्च शिक्षा और जो स्कूल की शिक्षा है उसमें परिवर्तनकारी सुधार तो लाएगा ही, लेकिन उद्देश्य क्या है? अपना उद्देश्य ये रखा गया है कि 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई GER क्या है ना। GER जो होगा वो क्या होगा, तो सुनना, GER का मतलब होता है G स्टैंड फॉर ग्रॉस। क्या होगा? G जो होगा वो हमारे किसके लिए आएगा? ग्रॉस के लिए आएगा। ठीक है, E जो आएगा वो क्या हो जाएगा? एनरोलमेंट। क्या आ जाएगा? एनरोलमेंट के लिए आ जाएगा। ठीक है, ये G आ जाएगा ग्रॉस के लिए, E आ जाएगा एनरोलमेंट के लिए, और R जो आएगा वो रेशो के लिए आएगा। तो पूरी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। मतलब जो सकल भर्ती का जो अनुपात है स्कूलों के अंतर्गत वो विद्यार्थियों का रहेगा 100%, ताकि सारे के सारे बच्चे जो हो सकें उनको माध्यमिक स्तर तक मतलब शिक्षा जो होती है वो प्राप्त कर सकें। वो अभी तक होता था प्राथमिक विद्यालय जो थे वो सरकार प्राथमिक शिक्षा
शिक्षा देना जो था वो स्वीकार्य था, कि प्राथमिक तक तो उसको शिक्षा दी जानी अनिवार्य रखी गई थी। हमारी पुरानी शिक्षा नीति जो मानती थी, बीच में इसमें संशोधन भी हुए हैं, वो बाद में बात करूँगा मैं उसके बारे में। लेकिन नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? 100% GER मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो रखा जाएगा सभी विद्यालयों के लिए। ठीक है। न्यू जो हमारी नेशनल पॉलिसी रहेगी, एजुकेशन पॉलिसी, वो 2020 में स्कूली बच्चों में से 2 करोड़ को मुख्य धारा में वापस लाना है। अब मुख्य धारा क्या है? मुख्य धारा ये होती है कि सभी सबका साथ सबका विकास, मतलब क्या होगा? सभी को शिक्षा प्राप्त हो सके, ये मुख्य धारा है हमारी। मुख्य धारा जो थी वो RTE के अंदर, RTE जो 2009 है हमारी, उस 2009 RT मतलब राइट टू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत इसको मुख्य धाराओं के अंतर्गत क्या रखा गया है कि सभी को शिक्षा का अधिकार मिल सके। अब 12 साल की जो स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनवाड़ी। देखिए 12 साल की स्कूली शिक्षा के बारे में क्या बात कर रहा है? देखो पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक की बात कर रहा है। देखो एक विद्यार्थी जो होता है, जैसे मैं बात करूं 0 साल मतलब उसके जो बाल्यस्था मतलब उसका कि शिशु अवस्था का जो काल रहता है वो रहता है। तो देखो मान लो 1 साल का बालक जो होता है वो 3 साल तक, और 3 साल का बालक जो रहता है वो 6 साल तक। ठीक है। अब क्या होता है, 1 से 3 साल तक का बालक जो होता है उसको पारिवारिक शिक्षा जो होती है वो परिवार के द्वारा ही दी जाएगी। ठीक है। ये उसकी जो होगी वो एक अनौपचारिक शिक्षा होगी, जिसके अंतर्गत वो विद्यालय नहीं जाता, केवल घर पे माता पिता इनके साथ रहकर वो क्या करता है? ज्ञान प्राप्त करता है। अब 3 से 6 वर्ष की जो उम्र होती है, इस बीच में बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा मतलब इसको हम कहते हैं पूर्व प्रारंभिक। क्या कहते हैं? पूर्व प्रारंभिक। क्या कहेंगे हम लोग? पूर्व प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करता है। कहाँ पे प्राप्त करता है? आंगनवाड़ी केंद्रों में, आंगनवाड़ी बहनजियों के द्वारा, है ना। आंगनवाड़ी में उनको बैठना, उठना, खाना पीना और इनका जो तरीका होता है वो सिखाया जाता है। ठीक है। तो ये बैठना, उठना, खाना पीना जो होगा वो उसको आंगनवाड़ी केंद्रों में सिखा दिया जाता है। कौन संचालित करता है आंगनवाड़ी के बारे में? तो आंगनवाड़ी का संचालन जो होता है वो सारी राजस्थान मतलब जैसे राज्य सरकारें होती है ना, वो उनको करने का प्रावधान होता है, सारा का सारा उनका लेखा जोखा जो भी होता है। ठीक है। अब 6 वर्ष का बालक जो होता है, मतलब मान लो कोई 6 वर्ष का बालक है, तो 6 वर्ष का बालक जो होता है वो पहली कक्षा में एडमिशन लेता है। 6 वर्ष का बालक जो हो रहा है वो किस में करता है? फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर जो होगा उसका वो कौन सा होगा? पहली कक्षा का होगा। ठीक है। तो ये पहली कक्षा के अंदर एडमिशन लेता है। तो 6 साल से लेकर जितने भी साल का होगा वो 12वीं कक्षा तक क्या करेगा? मतलब 1 से लेकर 12 साल तक वो क्या करेगा? स्कूली ज्ञान प्राप्त करेगा। और 3 से लेकर 6 वर्ष की उम्र में वो पूर्व प्रारंभिक मतलब आंगनवाड़ी का जो भी उसमें उसको शिक्षा दी जाएगी वो ग्रहण करेगा। ठीक है। उसके बाद में देखो इनके बीच में भी मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत और बता देता हूँ, नॉलेज की बात है। देखो क्या होगा, जनरली जैसे हमने बात करी कि पहले देखो 3 वर्ष से लेकर उसका 6 वर्ष तक तो आंगनवाड़ी केंद्रों के अंदर वो क्या ज्ञान प्राप्त करेगा। 6 वर्ष से लेकर अब देखो 6, 7 और 8 3 वर्ष तक वो क्या करेगा? 6, 7, 8, 9, 10 है ना। 6, 7, 8, 9, 10 मतलब इसका क्या साल हो गया? मतलब पहली से लेकर, अगर वो मान लो पहली कक्षा में आया तो पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक वो प्राथमिक ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है। 6वीं से लेकर 8वीं तक वो उच्च प्राथमिक ज्ञान प्राप्त करता है, और 9वीं से लेकर वो 12वीं तक कौन सा ज्ञान प्राप्त करता है? 9वीं से लेकर 12वीं तक वो उच्च माध्यमिक ज्ञान प्राप्त करता है। इसको भी 2 भागों में कैटेगराइज करा गया है, 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं। किसमें? 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में। मतलब 9वीं 10वीं जो होगा वो माध्यमिक स्तर कहलाएगा, और 11वीं 12वीं जो होगा वो उसका उच्च माध्यमिक स्तर कहलाएगा। तो 3 से 6 तक आंगनवाड़ी केंद्र, 1 से 5वीं तक का जो होगा वो प्राथमिक विद्यालय, 6वीं से 8वीं तक का होगा वो मतलब उच्च प्राथमिक विद्यालय। 9वीं से 12वीं को 2 भागों में कैटेगराइज करा, 9th जो होगा वो माध्यमिक, और 11वीं 12वीं जो होगा वो क्या होगा? हमारा उच्च माध्यमिक विद्यालय के श्रेणी में आता है। ठीक है। इसमें आंगनवाड़ी के साथ साथ देखो इसमें प्री स्कूलिंग का मतलब क्या हो गया? पूर्व प्रारंभिक विद्यालय, है ना। साथ में एक 5-3-3-4 स्कूली पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। बता दूं 5 क्या होता है? 5 का मतलब क्या हो गया? 1 से 5वीं कक्षा तक, फिर 6ठी 7वीं 8वीं मतलब 3, फिर 9वीं 10वीं जैसे बात करी ना यहाँ तक तो कितना हो गया? 8वीं, फिर 9वीं 10वीं और 11वीं, है ना। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के अंदर यहाँ रेशो बन जाएगा, और चौथा जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? जो स्कूली
पाठ्यक्रम का जो बैठता है ना रेशो, वो निकल जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो 2014 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी की जो घोषणा पत्र में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का वादा किया गया था, उसी को लेकर सरकार ये कदम उठा रही थी और बहुत मतलब 2015 के अंदर इसकी कवायद शुरू हो गई थी, लेकिन आज जाकर जो हुआ इसका मंजूरी जो थी वो हमारे कैबिनेट मंत्रालय ने दे दी है। ठीक है, बात करते हैं 29 जुलाई को एमएचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल ने नई शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट पेश किया है ना। इसको लागू नहीं किया गया है और इसके संबंध में कोई तिथि भी निर्धारित नहीं की गई है। तो आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट तो यही देखना है भाई, लागू नहीं करी गई है। तो अभी तक आप लोगों को इसके बारे में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमारे जो प्रतियोगी परीक्षाएं होगी इनके बारे में जो होगा वो क्या निर्धारित करेंगे आगे सरकार, कुछ नहीं पता अभी, उनको ही नहीं पता भाई अभी लागू करना कब है, क्या नहीं करना है। तो अभी बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, हाँ, हो सकता है 1 साल भी लगे, हो सकता है हमारी सरकार जो है बहुत एक्टिव है तो 6 महीने में, 3 महीने में भी इसको पेश कर सकती है। अब आगे देखते हैं, रमेश पोखरियाल के बारे में देख लेते हैं। एमएचआरडी मिनिस्टर हैं, आप लोगों को सबको पता होगा एमएचआरडी मिनिस्टर्स अभी यही हैं। अच्छा, ड्राफ्ट तैयार करने का मतलब होता है, ड्राफ्ट का मतलब होता है प्रारूप। क्या मतलब होता है? प्रारूप। अरे इन्होंने प्रारूप तैयार करा है, इसका प्रारूप पेश किया है, ये लागू नहीं करी है। आप लोगों को ये नहीं मतलब पूछा जाएगा कि भाई इसके प्रारूप में क्या होगा। प्रारूप मतलब एक खाका तैयार करा, एक प्रोजेक्ट तैयार करके उन्होंने एक रिपोर्ट आप लोगों को मंजूर करके साइन करके बताया कि भाई हमारी ये जो समिति ने ये जो डिसाइड करा है वो ये है, इसके अंदर हम लोग ये काम करेंगे, ये ड्राफ्ट है, और मीडिया को बता दिया है। ठीक है, इसके बारे में जो आगे की जो रणनीतियाँ होगी या आगे के जो इसके जो भी इसके अंदर लिखा गया है वो सारी पेश कर दी गई है। अब सरकार जो आगे जाके इसमें कुछ भी संशोधन होगा वो कर सकती है, या इस तरह से एक प्रोजेक्ट तैयार करा है, कोई भी आपत्तियाँ जो होती है वो ले सकती है। तो अभी लागू नहीं करा गया। देखो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ड्राफ्टिंग के बारे में। देखो ड्राफ्टिंग विशेषज्ञों ने पूर्व कैबिनेट जो सचिव रहे थे सुब्रमण्यम, जैसे उनका नाम था टी.एस. सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाले पैनल और एमएचआरडी जो मंत्रालय द्वारा गठित पैनल की रिपोर्ट को भी ध्यान में रखा। जब इसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री जो स्मृति ईरानी कर रही थी, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बुधवार को मंजूरी दी गई है। बुधवार मतलब 29 जुलाई के आसपास। ठीक है, नई शिक्षा नीति जो मतलब ये कवायद चल रही थी उसी के बारे में बता रहा है ना। कई बड़े बदलाव किए गए हैं वो देखने को मिल रहे हैं हमें, जिसमें से शीर्ष जो है वो ये है कि विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने की मंजूरी मिलेगी। ठीक है, विदेशी कैंपस जो होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो कैंपस होंगे वो हमारे भारत में लग सकते हैं और उनसे क्या होगा, हमें बहुत उच्च स्तर की जो होगी वो पढ़ाई करने को मिल सकती है, हमारे बच्चों को मिल सकती है, आगे की जो जनरेशन्स होती हैं वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, छात्रों को जो व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी जिसमें कौशल, आप लोगों को स्किल डेवलपमेंट के बारे में पता होगा, जो अभी सरकार का एक नया प्रोजेक्ट था तो वो उसके अंदर हम लोगों को बहुत सहायता मिलेगी। ठीक है, इस दिशा में एक बड़ा कदम शामिल किया है। ठीक है, इस नीति का जो लक्ष्य है भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। बिल्कुल अच्छी बात है। 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थाएं मतलब HE हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है का उद्देश्य बहुविशेषज्ञ संस्थान बनाना होगा, जिसमें प्रत्येक का लक्ष्य 3000 या अधिक छात्र होंगे। बहुत अच्छी शिक्षा नीति जो होगी वो ये लेकर आए हैं और इसमें बहुत सारे सुधार भी होंगे हमारे शिक्षा से रिलेटेड। उच्च शिक्षा में देखो क्या बदलाव होगा, हायर एजुकेशन की बात करते हैं। उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प होगा। मल्टीपल एंट्री मतलब कोर्स, मतलब आप ड्रॉप करना चाहते हो कोर्स से रिलेटेड, बहुत सारे इसमें एग्जिट पॉइंट भी दिए हैं। मतलब किसी को अगर वो कोर्स चेंज करना हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, अगर वो कोर्स चेंज करना चाहता है तो इसकी बहुत सारी छूट रखी गई है। 5 साल का कोर्स वाले एमफिल में छूट दे दी गई है, बहुत अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात है एमए के बाद आप लोग एमफिल करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे पीएचडी कर सकते हैं। कॉलेजों के एक्रेडिटेशन के आधार पर ऑटोनॉमी दी गई है। मेंटरिंग के लिए राष्ट्रीय मिशन दिया गया है। ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए एक ही रेगुलेटर दिया गया है, बहुत अच्छी बात करी है। पहले बहुत ज़्यादा होते थे, फेस करना पड़ता था लोगों को। लीगल एंड मेडिकल एजुकेशन शामिल नहीं करा गया है इसके अंदर, लीगल एंड मेडिकल एजुकेशन जो था वो शामिल नहीं किया गया है। सरकारी और प्राइवेट शिक्षा का मानक समान होगा, मतलब दोनों को समान मान्यता दी गई है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन मतलब क्या होगा, NRF की होगी स्थापना, NRF की स्थापना करेगा ये। इसके बारे में जो छोटे छोटे हेडिंग्स से टॉपिक मिल रहे हैं इसकी मैं बाद में आप लोगों को डिस्कस करूंगा। देखिए इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो समझ में नहीं आएगा। शिक्षा में तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा में बदलाव किया जाएगा, बहुत अच्छी बात है। और 8 क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स स्टार्ट होगा। ई लर्निंग का मतलब होगा ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड है।
आगे बात करते हैं। अब देखो उच्च शिक्षा की मैंने बात कर ली, प्रतियोगी परीक्षाएं, क्योंकि ज़्यादातर युवा जो प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर परेशान है। बात करते हैं, देखो एनटीए द्वारा जो था वो उच्च शिक्षा संस्थानों में एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। अब कुछ के लिए है, कुछ के लिए नहीं है, तो अभी यह लागू नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं स्कूली शिक्षा में ये बदलाव क्या होगा। स्कूली शिक्षा में देखो क्या होगा, 3 से 6 साल के बच्चों के लिए अभी जो चाइल्ड केयर एवं एजुकेशन सेंटर मतलब आंगनवाड़ी केंद्रों की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी द्वारा फाउंडेशन लिटरेसी एवं न्यूमरेसी पर नेशनल मिशन शुरू किया जाएगा। ठीक है, 9वीं से 12वीं की पढ़ाई के लिए रूपरेखा जो होगी वो क्या होगी, 5-3-3-4 के आधार पर होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों के लिए नई कौशल मतलब कोडिंग कोर्स शुरू होंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ जो होगा वो स्टार्ट होगा, जैसे मेन कैरिकुलम में शामिल किया जाएगा, मतलब उसके वातावरण के अंदर शामिल किया जाएगा, जो भी उसका वैधानिक वातावरण जो रहता है उसमें वोकेशनल पर जोर दिया जाएगा, क्योंकि बच्चा जो होता है जनरली वोकेशनल पढ़ाई जो होता है नहीं कर पाता है, उस पर जोर दिया जाएगा, क्योंकि आगे जाकर उसको बहुत सामना करना पड़ता है। ठीक है, कक्षा 6 से शुरू होगी पढ़ाई, बहुत अच्छी बात है। नई नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, मतलब एनसीएफ के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अंदर पहले स्टार्ट हुआ था, अब इसके बारे में क्या कर रहा है, बहुत सारी देखो इसको पाठ्यचर्या जो एक फ्रेमवर्क मतलब ये पाठ्यचर्या से रिलेटेड होते हैं। पाठ्यचर्या में कालांश हो गया, कक्षाएं हो गई, छात्र अनुपात हो गया, ये सारे डिसाइड करे जाते हैं। ठीक है, अब रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल शामिल करेंगे, मतलब उसको जैसे सीबीएसईज और ये सारे जो रूल हैं एनसीएफ के वो अपना रखें। आपने देखा होगा कि फॉर्मेटिव टेस्ट हो गया, सबमेटिव टेस्ट हो गए, हाँ, तो ये किस आधार पर होंगे, उसके स्किल के आधार पर होते हैं। साल 2030 तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित करी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, अब देखो यहाँ तक की तो बात हो गई, लेकिन अब लोग हम बात करते हैं भाई ये शिक्षा की बात करिए, अब शिक्षा से रिलेट कैसे कर रहा है, ध्यान से सुनना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लाइन आई है कि भारत संविधान के चौथे भाग में, भारत का जो संविधान है उसके चौथे भाग में, ध्यान रखना, भाग चौथे में उल्लेखित है नीति निर्देशक तत्व। और उस नीति निर्देशक तत्व में क्या लिखा गया है कि प्राथमिक स्तर तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दिया जाना तय है। मतलब संविधान के चौथे भाग में कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं, उसमें भी कहा गया है कि उसको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का पूरा हक है अगर कोई बच्चा प्राथमिक स्तर तक लेना चाहता है, तो मतलब 1 से 8वीं तक का है। देखो महात्मा गांधी ने भी इसके बारे में बुनियादी शिक्षा की जो रूपरेखा थी तैयार करी थी, इसी से उल्लेखित थी वो। ठीक है, बुनियादी शिक्षा आप लोग ध्यान देखना, महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा के बारे में सबसे पहल करी थी, सबसे पहले। ठीक है, 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या अनुदान आयोग, आप लोग ध्यान जो यूजीसी के बारे में जानते होंगे वो एक अलग चीज़ हो गई। ठीक है, विश्वविद्यालय मतलब ये शिक्षा स्कूली शिक्षा से अलग चीज़ हो गई, का शिक्षा आयोग का गठन किया गया, मतलब उच्च शिक्षा के लिए किया गया, और शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने का काम शुरू किया गया, मतलब व्यवस्थित करना था शिक्षा प्रणाली को। देखो कब से ये लंबी चौड़ी बात चल रही है, अब जाकर इसके ऊपर एक मुद्दा उठाया गया है, जो पहले एक छोटी सी कहीं दब कर रह गई थी बात। 1952 की बात करते हैं। 1952 में लक्ष्मण स्वामी मुदलियार कि है ना, अब ये मुदलियार आयोग, आप उन लोगों को सुना होगा मुदलियार आयोग क्या होता है, तो वही है कि भैया माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना करने से रिलेटेड है। मुदलियार की अध्यक्षता में गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित शिक्षा आयोग की अनुशंसा के आधार पर 1968 में शिक्षा नीति पर एक प्रस्ताव प्रकाशित किया गया। प्रस्ताव मतलब हम लोग एक नई शिक्षा नीति बनाएंगे करके भविष्य में कभी, इसके लिए कमेटी बनाई गई, अध्यक्ष ढूंढे गए, कमेटियाँ मतलब समिति बनाई गई, अध्यक्ष ढूंढे गए, संपादक ढूंढे गए, उन चीज़ों को देखने के लिए छोटे छोटे से मतलब खाके तैयार करने लगे, ऐसा बनाएंगे, इस चीज़ से रिलेटेड है। इन 2 समितियों का बहुत योगदान रहा है ना, ये आयोग का। अब बात करते हैं जिसमें जो राष्ट्रीय विकास के जो प्रति वचनबद्ध, चरित्रवान और कार्यकुशल युवक युवतियों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, मई 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, बिल्कुल लागू की गई, जो अब तक चल रही है, जो हम लोग तैयारी करते हैं ना, जैसे आप लोगों को पता होगा 1 से 5वीं तक, फिर 8वीं से, तो जो भी अभी चल रहा है वो मतलब हायर सेकेंडरी और एजुकेशन, इनसे रिलेटेड है, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे वो 1986 के अंदर लागू की गई थी, ध्यान रखना लागू की गई थी।
इस बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति बनाई गई। समीक्षा समिति मतलब स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई। 1993 में प्रोफेसर यशपाल जो समिति का गठन किया गया। देखो इसी के आधार पर आप लोगों को बता दूं, आरटीई का और एनसीएफ का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बना था, धाराएं बनी थी, वो प्रोफेसर यशपाल समिति। बहुत ध्यान रखना आप लोग। जनरली पूछा जाता है भाई किसकी अध्यक्षता के अंदर और जो था वो समिति ने कार्य करा, कैसे पता लगा, तो 1993 में प्रोफेसर यशपाल समिति के आधार पर देखो इन्होंने बोल दिया था बोझ रहित शिक्षा। मतलब वो लोग क्या करते थे, बोझ रहित शिक्षा को इन्होंने बढ़ावा दिया था। जो हमारी एनसीएफ की बात चली थी ना, एनसीएफ 2005 है ना, एनसीएफ नेशनल कैरिकुलर जो हमारा फ्रेमवर्क था 2005 के अंदर प्रोफेसर यशपाल समिति के ऊपर ही आधारित है। ठीक है, इन्होंने ही बताया था भाई कि है ना बोझ मुक्त करनी है, मतलब जो बैगी जो भार होता है उसको मुक्त करना है बच्चों से। ठीक है, अब बात करना मतलब बच्चों को मुक्त करना है उससे। ठीक है, आगे बात करते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रधानमंत्री तो वाले भारत सरकार में जो हमारे मई के अंदर प्रस्ताव द्वारा मई जो 1990 की बात कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसमें परिवर्तन परिस्थितियों के विषय में पुनर्निरीक्षण करने के लिए, जो मतलब पुनर्निरीक्षण का मतलब जो तत्कालीन 1986 की तत्कालीन जो शिक्षा नीति चल रही थी उसमें भी कुछ संशोधन करना चाह रहे थे लोग बाग, तो उसमें इसके ऊपर एक पक्ष उठाया गया। इसके अध्यक्ष के प्रति गांधीवादी विचारक, मतलब गांधीवादी विचारक का मतलब होता है बुनियादी शिक्षा के विचारक, समाजशास्त्री जो आचार्य राममूर्ति थे। यह पहला कमीशन था जिसने लंबा समय नहीं मिला और 1.5 साल के भीतर अपनी रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को सौंप दी। ठीक है, राममूर्ति आयोग ने शिक्षा में बुनियादी सुधार की सिफारिश की। बुनियादी सुधार का मतलब बुनियादी शिक्षा सुधार करना चाहते थे इसके अंदर भी 1986 में भी। कौन ने पहल करी इसमें सुधार करने की? सबसे पहले राममूर्ति आयोग ने। किस पर आधारित था राममूर्ति आयोग? बुनियादी शिक्षा पे, बुनियादी सुधार पे। बुनियादी सुधार जो था वो कौन सा विचार था? एक गांधीवादी विचार था। ठीक है, और किस के मतलब प्रधानमंत्री नेतृत्व वाले में ये मुद्दा उठाया गया था? विश्व प्रताप सिंह वाले मुद्दे उठाया गया था उनकी सरकार में। कब इनको 1.5 साल के भीतर, कौन सी सरकार के भीतर ये जो था वो रिपोर्ट पेश करी गई थी? प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के नेतृत्व में। चलो आगे बात करते हैं। राममूर्ति समिति जो थी उसने क्या क्या विचार दिए? देखो, शिक्षा के उद्देश्य बताए, सामान्य स्कूल प्रणाली बताई, व्यक्तियों का कार्य हेतु सशक्तिकरण बताया, परीक्षा में सुधार, मातृभाषा को स्थान, स्त्रियों की शिक्षा, धार्मिक अंतरों को कम करना आदि, भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना था, स्कूल और विश्व कार्यस्थलों में संबंध स्थापित करना था। देखिए, इंपॉर्टेंट बातें जो थी वो शिक्षा में जोड़ी जानी थी। अब बात करते हैं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास। देखो, शिक्षा जो संस्कृति उत्थान न्यास जो था वो शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक प्रमुख न्यास था। इसकी स्थापना के बारे में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसके जो जो स्थापक थे वो कौन थे? दीनानाथ बत्रा। ठीक है, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखना। देखो, ये चीज़ जो थी मैं आपको शिक्षा से रिलेट करके ही बता रहा हूँ। शिक्षा नीति के जो हिस्ट्री रही थी, कैसे रही थी, कौन कौन समितियाँ गठन हुए, कैसे क्या करा, प्रोसेस एक के बाद एक आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है, अब दीनानाथ बत्रा जो थे इसके वो थे। अच्छा, कौन थे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब आरएसएस के पूर्व प्रचारक थे। विद्या भारती के पूर्व निदेशक थे, मतलब फॉर्मर डायरेक्टर थे। ये न्यास जो था वो अपने सहयोगी संगठन, जैसे अब आता है शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति के निकट सहयोग से काम कर रहा था। मतलब ये संगठन कैसे काम कर रहा था? एक संगठन बना शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति, उसके सहयोग से ये काम कर रहा था। इस न्यास का घोषित जो लक्ष्य वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की वैकल्पिक व्यवस्था की स्थापना करना था। वैकल्पिक का मतलब एक ऑप्शनल व्यवस्था करना चाहता था कि भाई ये नहीं तो ये हम शिक्षा नीति में कर सुधार कर सकते हैं। जैसे ये संस्था शिक्षा के पाठ्यक्रम प्रणाली, विधि, नीति को बदलने वाली, शिक्षा के भारतीयकरण और आवश्यक मानती थी। आगे बात करते हैं। अब इसके जो सदस्य थे वो सदस्य कौन कौन रहे होंगे दीनानाथ बत्रा के अलावा? मतलब मैं शिक्षा न्यास की बात कर रहा हूँ, शिक्षा सुधार न्यास की बात कर रहा हूँ आप लोगों से, कौन कौन सदस्य था। देखो, एनसीईआरटी के जो भूतपूर्व अध्यक्ष रहे थे वो थे जगमोहन सिंह राजपूत, वो इसके अध्यक्ष बने। ठीक है, कपिल कपूर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के जो पूर्व थे मतलब पूर्व जो प्रोफेसर कुलपति रहे थे वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के जो समीक्षा समिति के सदस्य भी थे, वर्तमान सदस्य हैं अभी, है ना। अतुल कोठारी थे। अतुल कोठारी कौन थे? वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व सचिव थे और शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति के सह संयोजक भी थे। ठीक है, वे शिक्षा संस्कृति और उत्थान न्यास के महासचिव भी बने। तो आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी निकल सकता है और बन सकता है। देखिए, जस्ट फॉर योर नॉलेज है ये, आप लोगों
लोगों की नॉलेज को बढ़ावा देगी। कभी कभी इंटरव्यूज़ के अंदर या फिर कोई यूपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम्स के अंदर ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस निकल सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं उसी चीज़ से रिलेटेड, हमारी शिक्षा से ही रिलेटेड एक और चीज़ आती है, सर्व शिक्षा अभियान। देखो, सर्व शिक्षा अभियान 2001 भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम था, है ना। अब इसकी शुरुआत जो थी 2001-2002 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा एक निश्चित समय अवधि के तरीके से प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिकरण, जो अभी अभी बात चल रही है सार्वभौमिकरण की, वो पहले ही चल चुकी थी, जैसा कि भारतीय संविधान के 86वें संशोधन द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों को 2001 में 205 मिलियन अनुमानित थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि मुफ्त और अनिवार्य, देखो मुफ्त का मतलब आता है निःशुल्क, और अनिवार्य शिक्षा दी जानी थी। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं कि प्रावधान को मौलिक अधिकार बना दिया गया। मतलब इन्होंने क्या करा कि भाई जो मूल जो हमारे नीति निर्देशक तत्व में शामिल था कि भाई प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय तक बच्चा क्या कर सकता है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सकता है, ये उसके नीति निर्देशक तत्व में शामिल थे। लेकिन बाद में 84वें संशोधन के अंतर्गत क्या करा गया कि भाई इस सर्व शिक्षा अभियान में उसको उसका अधिकार दे दिया गया कि शिक्षा उसका मतलब सर्वाधिक अधिकार है, ये इसका अधिकार रहेगा। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करना था। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर थोड़ी बहुत बातें और बता देता हूँ भाई, कैसे जो था ये कमेटी के बारे में हम लोग जाने, और कैसे जो था वो ये आगे काम करा माध्यमिक, कैसे ये विद्यालय जो होते हैं आपस में काम करे, मतलब इनके बारे में और जनरल स्टडी हम लोग करते हैं कि जैसे ये आयोग बना, आयोग ने कैसे सिफारिशें करी होगी, क्या सुधार हुए होंगे, क्या नहीं हुए होंगे। देखो, भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, उन्हीं के नाम पर मुदालियर आयोग का निर्माण हुआ। ठीक है, आयोग ने पाठ्यचर्या मतलब होता है कैरिकुलम फ्रेमवर्क में विविधता लाने और एक मध्यवर्ती स्तर जोड़ने, त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने की सिफारिश की गई, जो आप लोग कर चुके हैं, जैसे बीएससी हो गया, बीए हो गया। तो किसके आधार पर आप लोग ये कर पाए हैं, इन समिति के द्वारा जो सिफारिश की गई थी मुदालियर आयोग। तो आपको पता होना चाहिए भाई आपने क्या करा है। मान लो कोई इंटरव्यू के अंदर आप लोगों से कि छोटा मोटा क्वेश्चन ही पूछ ले तो आप लोगों की नॉलेज नहीं रहेगी इतनी, तो ये नॉलेज को बढ़ाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की समितियाँ क्या थी, हाँ संस्तुतियाँ क्या थी, वो थी 6 से 5 वर्ष की प्राइमरी शिक्षा होती है। ठीक है, 4 या 5 वर्ष की शिक्षा देना। सेकेंडरी शिक्षा के 2 भाग होना। अब सेकेंडरी शिक्षा के 2 भाग हो गए, वस्तुनिष्ठ शिक्षा पद्धति में बढ़ाया जाए, मतलब प्रश्न जो थे वस्तुनिष्ठ पूछे जाएँ, संख्यात्मक अंक देने के बजाय सांकेतिक अंक दिया जाए, जैसे ग्रेड सिस्टम जो अभी चल रहा है। उच्च तथा उच्च स्तर की जो माध्यमिक शिक्षाएं होती है उसके पाठ्यक्रम में एक मूल विषय मतलब कोर सब्जेक्ट रहे जो अनिवार्य रहे, जैसे गणित हो गया, सामान्य ज्ञान, कला, संगीत आदि। ठीक है, और आयोग की नियुक्ति के लिए निम्न के उद्देश्य थे। भाई क्यों इसकी नियुक्ति करी जानी थी, तो ये भारत के तत्कालीन जो माध्यमिक शिक्षा की जो स्थिति का था वो स्थिति के बारे में बता सके। ठीक है, उसके उद्देश्य के बारे में बता सके, विभिन्न प्रकार के जो माध्यमिक विद्यालयों के जो पारस्परिक संबंध होते हैं बट कैसे आपस में इंटर रिलेट करें उनके बारे में बता सकें। ठीक है, तो जनरली ये पॉइंट था, इसके बारे में कोई आप लोगों को गहन इसको पढ़ना नहीं है, बस ये थोड़ा आप लोगों के लिए समेकित प्रारूप था। ठीक है, अब बात करते हैं देखो थोड़ा बहुत इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड, भाई क्या रहा क्या नहीं रहा। देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के जो मतलब जैसे भारतीयों के हृदय में देश की शीघ्र प्रगति के लिए असीम उत्साह था कि भारत बहुत तरक्की करे और लोगों की मतलब और देशों की जैसे जो था वो तरक्की कर सके, तो बहुत लोग उत्साहित थे इसके लिए। तो देश के स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं ने देश को चहुमुखी विकास के लिए बड़े बड़े जो स्वप्न सजोए थे अब उन्हें साकार करने का समय आ गया था। ठीक है, शिक्षा को प्रगति का एक माध्यम माना था ताकि इसी से ही जो थे वो तरक्की हो सकती थी, अतः स्वाभाविक था कि इस क्षेत्र को उचित ध्यान दिया जाए। ठीक है, तभी तो इसको सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हो गए और इन्होंने इसको उच्च माध्यमिक शिक्षा से और माध्यमिक और भी बहुत सारे इसको स्तर तक ले जाने का सोचा था। ठीक है, उस हिसाब से ये चल भी रहा है। ठीक है, उच्च शिक्षा के विकास के लिए विश्वविद्यालय आयोग की संस्तुतियाँ आ चुकी थी। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयासरत थी, समीक्षाएं की गई उनकी, माध्यमिक शिक्षा को लेकर इसका गठन जो हुआ था, और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार का गठन नहीं किया था। और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने भारत सरकार के सुझाव जो दिए गए थे उसमें माध्यमिक शिक्षा के पूर्व गठन की आवश्यकता करनी थी। मतलब इतना रिलेट नहीं कर रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए इतना ज्ञान जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग क्या
क्या करें, इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि यूपीएससी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये आप लोगों की। तो भारत सरकार के बोर्ड में सुझाव को स्वीकार किया गया और 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के जो उप कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की जो थी वो नियुक्ति के अध्यक्ष पद के ऊपर नियुक्ति की गई। ठीक है, और इस आयोग का जो था मुदालियर शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना गया। ठीक है, तो इस प्रकार लोगों को जो हमारी शिक्षा नीति थी उसके बारे में आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ एचआरडी के बारे में। भाई एचआरडी क्या है? तो एचआरडी की स्थापना जो थी वो 26 सितंबर को कब 26 सितंबर 1985 को इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, इसका उल्लेख जो है वो 174वें संशोधन के अंतर्गत बताया गया था। ठीक है, अब ये कब हुआ था? 174वां जो संविधान संशोधन था वो 1961 में हुआ था। ठीक है, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स के नाम से एमएचआरडी की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब उससे पहले इसको शिक्षा मंत्रालय पहले ही नाम दे दिया गया था, जो अब इसको वर्तमान में दिया जा रहा है। बीच के अंदर इसको एमएचआरडी के नाम से जाना जाता है। एमएचआरडी का फुल फॉर्म जो होता है मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, अब जो था वो इसका, अब जैसे हम लोग बात करते हैं जो एमएचआरडी थी, एमएचआरडी के भी देखो 2 पार्ट होते हैं, है ना। अभी पहले इसको शिक्षा मंत्री कहा, मतलब शिक्षा मंत्रालय कहा जाता था। ठीक है, अब इसके 2 पार्ट बीच के अंदर इसको कर दिए गए थे। तो जो एमएचआरडी जो था वो एमएचआरडी के 2 पार्ट कौन से हो जाते हैं? पहला पार्ट होता है, पहला पार्ट बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी था, और दूसरा जो पार्ट था वो था डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। अब इसको पूरे को बदल कर क्या रख दिया गया है? सभी को, मतलब दोनों पार्ट को हटाकर अब क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय केवल। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा। दोनों डिपार्टमेंट के बारे में वापस बता देता हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी था, और दूसरा जो था वो था डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन था। ठीक है, अब इसके बारे में ध्यान रखना। सबसे पहले जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे वो रहे थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रहे थे। ठीक है, 1948 की बात है ये। ठीक है, उसके बाद में जो था अब हमारा सबसे जो अभी लेटेस्ट जो है वो रमेश पोखरियाल हैं। आप लोगों को पता है कि रमेश पोखरियाल जो है हमारे लेटेस्ट जो हैं वो एमएचआरडी मिनिस्टर हैं। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय अब इसको नाम कर दिया गया है। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता लग गया होगा भाई जो शिक्षा नीति होती है वो क्या चीज़ होती है, और इससे रिलेटेड जो यूपीएससी के अंदर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने आप लोगों के लिए जनरली बता दिया गया है। ठीक है, अब आगे जो मैं बात करूँगा वो एनसीएफ की बात करूँगा, और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरे आरटीई के जो वीडियोस हैं वो यहाँ पर पहले से मैंने मौजूद कर रखे हैं। तो आप लोग हो सके तो आप लोग उस धाराओं के बारे में या उनके जो परिचय हैं उसके बारे में जाकर पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।